हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीएस कुशवाहा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स जो सिविल और मैकेनिकल के लिए कॉमन है पॉलिटेक्निक्स में, आज पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 लॉस ऑफ मोशन। और आज हम आ चुके हैं इसके एपिसोड नंबर 7 पर। इस एपिसोड में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। इसको कहते हैं समांतर चतुर्भुज का नियम। दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम या समानांतर चतुर्भुज का नियम। आखिर इसकी आवश्यकता क्या है, हमें यह पढ़ाया क्यों जा रहा है और इसका कैसे एप्लीकेशन होता है, ये सारी बातें आज हम इस एपिसोड नंबर 7 में सीखने वाले हैं। देखिए, समानांतर चतुर्भुज का नियम क्यों इस्तेमाल करते हैं? दो बलों का सदिश योग ज्ञात करने के लिए। तो समानांतर चतुर्भुज का जो नियम है, इसका उपयोग दो सदिश का योग ज्ञात करने के लिए करते हैं। सदिश का योग एक सदिश राशि होता है, अर्थात इसमें मैग्नीट्यूड परिमाण भी होगा, इसमें डायरेक्शन भी होगा, दिशा भी होगी। तो इसका इस्तेमाल हम लोग इसके लिए करते हैं। आइए इसको समझते हैं क्या है। मान लीजिए एक फोर्स है ये P, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स ये काम कर रहा है P। एक फोर्स है Q जो हॉरिजॉन्टल से कुछ थीटा एंगल पे झुका हुआ ऐसे काम कर रहा है। सो देयर आर टू फोर्सेस। तो समानांतर चतुर्भुज का नियम दो बलों के लिए होता है और दो बलों का योग ज्ञात करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैसे करते हैं समझते हैं। एक फोर्स है P जो कि क्षैतिज दिशा में काम कर रहा है हॉरिजॉन्टल, एक फोर्स है Q जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे झुका हुआ इस प्रकार से कार्य कर रहा है। ये दोनों बल समतली हैं, आपको दिखाई पड़ रहा है, एक ही तल में बने हैं। और यह दोनों बल संगामी भी हैं, कॉन्करेंट भी है। मैंने आपको पिछले एपिसोड नंबर 6 में बताया था कि अब आपको मैकेनिक्स में ज्यादातर जो फोर्सेस मिलेंगे वो फोर्सेस कोप्लेनर होंगे और उनमें से बहुत सारे फोर्सेस कॉन्करेंट भी होंगे। तो कोप्लेनर कॉन्करेंट हैं ये दोनों फोर्सेस। आइए इनका हम सदिश योग ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में दो फोर्सेस को ऐड करने के लिए दो तरीके होते हैं, ग्राफिकल मेथड और एनालिटिकल मेथड। सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड की हेल्प से इसका एडिशन करते हैं। तो इसमें मान लीजिए कुछ भी फोर्स दिया हुआ है, से दिस फोर्स इज से 80 न्यूटन एंड दिस इज से 50 न्यूटन। तो हम सबसे पहले स्केल मान लेंगे कि साहब 10 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर, एक सुटेबल स्केल मान लेंगे। तो उसके हिसाब से ये एक चूंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स है, क्षैतिज दिशा में बल है, तो एक क्षैतिज दिशा में हमने एक P फोर्स बना दिया। इस लाइन की लंबाई स्केल के अनुसार आपने ड्रॉ कर दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सो दिस लाइन OA रिप्रेजेंट्स फोर्स P। अब आइए, Q जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे ऊपर की ओर है, तो Q वाला फोर्स हमने P हॉरिजॉन्टल में था। P का जो स्टार्टिंग पॉइंट है टेल, यहां से थीटा एंगल लिया और Q फोर्स हमने यहां पे बना दिया। सो दिस लाइन OB रिप्रेजेंट्स फोर्स Q एंड लाइन OA रिप्रेजेंट्स फोर्स P, राइट। उसके बाद हमने इस B पॉइंट से P के OA के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी BC, A पॉइंट से OB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी AC। इस प्रकार से OBCA एक पैरेललोग्राम समानांतर चतुर्भुज बन चुका है। अब ये वो पॉइंट है O जहां से P भी स्टार्ट हुआ और Q भी स्टार्ट हुआ। सो O को हम कहते हैं कॉमन ओरिजिन, उभय बिंदु, जहां से दोनों बल आरंभ हुए। इस बिंदु से इस समानांतर चतुर्भुज का एक हमने डायगोनल ड्रॉ कर दिया, एक हमने विकर्ण बना दिया OC। सो जो OC है, इस समानांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण OC है, इन दोनों बलों के सदिश योग का परिणामी बताएगा। Therefore, this resultant OC, this line OC will represent the resultant of these two forces, the addition of these two forces P and Q। तो हुआ क्या, ये एक समानांतर चतुर्भुज है, OA और OB इसकी आसन्न भुजाएं हैं, एडजेसेंट साइड्स हैं।
तो इन आसन्न भुजाओं ने, इन एडजेसेंट साइड्स ने इन बल P और Q को रिप्रेजेंट किया। एक ही बिंदु से दोनों फोर्सेस आरंभ हुए। इस बिंदु से इस समानांतर चतुर्भुज का हमने एक विकर्ण बना दिया। दो विकर्ण होंगे, एक BA होगा, एक OC होगा, लेकिन कौन सा बनाना है? उस बिंदु से खींचना है जिस बिंदु से P और Q आरंभ हो रहे हैं। यह विकर्ण जो होगा इन दोनों बलों का परिणामी होगा, इन दोनों के योग का परिणामी आपको प्राप्त हो जाएगा। अब इसकी डायरेक्शन कैसे आएगी? तो कोई दिक्कत नहीं है। P आपका एक हॉरिजॉन्टल फोर्स था, इस P फोर्स के साथ इस R का आप ये एंगल मेजर कर लीजिए, एंड दिस एंगल इज द इंक्लिनेशन, इस रिजल्टेंट का झुकाव आ जाएगा P के साथ। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि ये रिजल्टेंट Q फोर्स के साथ कितना एंगल बनाता है, तो थीटा में से अल्फा निकाल देंगे, ये वाला एंगल आ जाएगा। समटाइम इस एंगल को हम लोग बीटा बोलते हैं। तो यही इसका परिभाषा है समानांतर चतुर्भुज की, यहां पे लिखी गई है। इफ टू कॉन्करेंट फोर्सेस रिप्रेजेंट्स टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, यदि दो संगामी बल एक ही बिंदु से गुजरते हैं और इस समानांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं द्वारा निरूपित किए जाते हैं, डायगोनल थ्रू द कॉमन ओरिजिन, तो इस उभय बिंदु से गुजरने वाला जो डायगोनल होगा रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट फोर्स, तो ये इसको रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। जहां तक इसके झुकाव का सवाल है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन का P से नाप लेंगे तो अल्फा हमारा एंगल आ जाएगा। दिस मेथड इज ग्राफिकल मेथड, जिसमें आपने स्केल मान के इन P और Q को आपने ड्रॉ किया था। लेकिन जैसा कि आप सर ने साइंस से पढ़ रखा है मेजरमेंट ऑफ एरर, तो आप जब भी कोई चीज ड्रॉ करेंगे उसमें कुछ ना कुछ एरर होगी, ये कभी भी आपको सही परिणाम नहीं दे पाएगा। इसलिए हमको पढ़ना है एनालिटिकल मेथड ऑफ एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स फॉर द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम आपका OACB बन चुका है, ये बिल्कुल वैसे ही निर्माण करना है जैसा आपको यहां पे समझाया गया। अब एनालिटिकल मेथड में इसमें नया क्या है वो हम देखते हैं। हमने जो OA लाइन थी, यानी जो P फोर्स OA लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा था, इसको आगे बढ़ाया, D तक बढ़ाया, C पॉइंट से इस पे डाल दिया परपेंडिकुलर। अब आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया OADC। OB लाइन AC लाइन आपस में पैरेलल है, इसलिए ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। जितनी लंबी लाइन OB है उतनी ही लंबी लाइन AC है, इसलिए ये लाइन अगर Q फोर्स रिप्रेजेंट कर रही है तो AC लाइन भी Q फोर्स ही रिप्रेजेंट करेगा। अब आप इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए, इस समकोण त्रिभुज में लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज साइन थीटा, तो ये वैल्यू लंब हो जाएगी Q साइन थीटा। ये यहां पर देखिए Q साइन थीटा आपने लिखा हुआ है। इसकी वैल्यू आ गई आपके पास। इसी ट्रायंगल में आधार बटे कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेनस इज कॉस थीटा, तो आधार AD की वैल्यू आ गई Q साइन थीटा। दोनों बातें पकड़ में आ गई। इसके बाद अब आप आ जाइए राइट एंगल ट्रायंगल OCD। राइट एंगल ट्रायंगल OCD, इस राइट एंगल ट्रायंगल OCD में आ जाइए। OC स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, OC स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ये OD क्या है? OD इज OA प्लस AD, तो OD की जगह OA प्लस AD लिख दिया। OA क्या है? OA तो है फोर्स P, AD क्या है? फोर्स Q cos थीटा, DC क्या है? Q sin थीटा, और OC क्या है? रिजल्टेंट R। OC की जगह R, OA की जगह P, AD की जगह पर Q cos थीटा स्क्वायर तो लगना ही है, प्लस Q sin थीटा स्क्वायर आ गया। इसको खोल देते हैं, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ cos थीटा एंड Q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, Q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब यहां पे जरा देखेंगे, P स्क्वायर तो आ गया, Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, Q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो अगर आपने Q स्क्वायर कॉमन ले लिया तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, तो Q स्क्वायर आ गया एंड दिस इज 2PQ cos थीटा। सो अंडर R इज इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा एंड दिस फॉर्मूला विल गिव यू रिजल्टेंट
द परिणामी, इन दोनों बलों के सदिश योग का परिणामी आपको इस फार्मूले से उसका मान प्राप्त होगा एनालिटिकल मेथड की वजह से। डेसिमल में 0 तक, डेसिमल के कितने प्लेस तक आपको करेक्ट वैल्यू मिलेगी, जो कि ग्राफिकल मेथड से आपको मिलना संभव नहीं था। अब इस एंगल को निकालने की बारी, पुनः इसी समकोण त्रिभुज में tan अल्फा इज इक्वल टू लंब बटे आधार q sin थीटा अपॉन दिस। सो DC अपॉन OD, DC और OD क्या था, पुनः OD इज इक्वल टू OA प्लस AD, तो OA प्लस AD ये क्या है, Q sin थीटा अपॉन P, इसकी वैल्यू P है, एंड Q cos थीटा। सो tan अल्फा इज इक्वल टू Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। इस प्रकार से बच्चों आपको रिजल्टेंट भी आ गया और रिजल्टेंट का आपको क्या पता लग गया, डायरेक्शन भी पता लग गया। इसमें कुछ स्पेशल केसेस है, उनको देखते हैं। अगर थीटा की वैल्यू 0 है, यानी कि दोनों फोर्सेस एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं, दोनों लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, ये रहा P और ये रहा Q, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो आप सबको पता है cos 0 की वैल्यू 1 होती है। यहां पे cos 0 की वैल्यू 1 कर देंगे, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq, अर्थात p प्लस q होल स्क्वायर, उस पे लगा है अंडर रूट स्क्वायर के कारण हट जाएगा, बचेगा r इज इक्वल टू p प्लस q। जहां तक रिजल्टेंट का सवाल है, ये रिजल्टेंट हो जाएगा, उसी डायरेक्शन में जाएगा। सो थीटा की वैल्यू या अल्फा की वैल्यू यहां पर 0 कही जाती है, और ये इस वक्त रिजल्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम आती है। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में परिणामी बल अधिकतम कब होता है, जब दो बल एक ही दिशा में होते हैं, अर्थात थीटा इज इक्वल टू 0, या हम लाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। अगला, अगर दोनों बल एक दूसरे के लंबवत हैं, ये रहा P, ये रहा Q, और दोनों 90 डिग्री में हैं, तो ये तो इनका परिणामी हो जाएगा R, ये अल्फा हो जाएगा। तो R की वैल्यू हो जाएगी cos 90 कितना होता है, 0, cos 90 0, ये टर्म खत्म हो गया। R इज इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, और यहां पर जब थीटा 90 कर देंगे तो ये तो sin 90 1 हो गया, cos 90 0 हो गया, tan अल्फा इज इक्वल टू जस्ट Q अपॉन P, ये आपको tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। थीटा 180 डिग्री, यानी ये P वाले श्रीमान जी यहां पे काम कर रहे हैं और Q वाले श्रीमान जी यहां पे काम कर रहे हैं, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इस केस में cos 180 -1 नोट कर लीजिए, कैलकुलेटर में चेक कर लीजिए, याद रखिए cos 180 -1। तो -1 अगर cos 180 कर देंगे यहां पर, तो ये जो पॉजिटिव साइन है ये हो जाएगा नेगेटिव। तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ, ये तो 1 हो चुका है, ये हो जाएगा P माइनस Q होल स्क्वायर, एंड P माइनस Q होल स्क्वायर, रूट हट जाएगा तो P माइनस Q, एंड दिस इज P माइनस Q। देयरफॉर ध्यान रखिएगा, ये जो वैल्यू आपने निकाली है, दिस इज मिनिमम वैल्यू। तो ये ध्यान रखिएगा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में दो फोर्सेस को अगर हम ऐड करते हैं, तो अधिकतम वैल्यू P प्लस Q, मिनिमम वैल्यू P माइनस Q, बाकी समस्त वैल्यू इनके बीच में रहेंगी। अब एक स्पेशल केस और लेते हैं। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि P और Q के मान समान हो, सिचुएशन ऐसी है, सब कुछ वैसे ही है, बस जितनी वैल्यू ये है उतनी ही वैल्यू ये है, दोनों के परिणामी, दोनों के जो वैल्यूज है वो सेम है। अब हमसे कहा गया रिजल्टेंट निकालो और ये निकालो, लेट अस सी। सो हमने P की जगह Q रख दिया, तो Q स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, यहां भी Q कर दिया तो 2Q स्क्वायर cos थीटा। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 2Q स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर, 2Q स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा, Q बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 2 प्लस 2 cos थीटा। आप यहां पे अंदर में 2 भी बाहर ले सकते हैं, 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा। अब अगर यहां पे लगाएंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, तो -1 कट जाएगा, 2 और 2 मल्टीप्लाई होके बाहर आ जाएगा 2, और cos स्क्वायर थीटा का ये बचेगा, एंड दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस। चाहे तो 2Q cos थीटा बाई 2 लिख लें या 2P cos थीटा बाई 2 लिख लें। ऐसा कब होगा, जब P का मान और Q का मान समान होगा, तो परिणामी का फॉर्मूला सीधे ये बन जाएगा। और उस केस में जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आएगी, डायरेक्शन,
Q साइन थीटा, यहां भी Q प्लस Q कॉस थीटा, Q कॉमन लेंगे कट जाएगा, ऊपर बचेगा साइन थीटा यानी 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, ये कट चुका है, ये 2 इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये आंसर आ गया आपके पास। यानी उस केस में जबकि P और Q के मान समान होंगे तो tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2 विल गिव यू दिस थिंग, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई 2। अब यहां पर एक बात आप सबको समझनी है, ये डिस्कशन में आगे बहुत इस्तेमाल होगी, इसलिए बात आपको अलग से कराई गई। यदि दो बल किसी बिंदु पर कार्य कर रहे हैं, ये मान लीजिए 50 न्यूटन है, ये भी 50 न्यूटन है, ये कोण 60 डिग्री है, तो अगर समान बल कार्य कर रहे हैं तो उनका जो परिणामी होगा वो हो जाएगा 2 इंटू 50 इंटू कॉस 60 बाई 2, एक बात, और ये जो अल्फा है ये हो जाएगा 60 बाई 2। इसका मतलब कि समान बलों का परिणामी बलों के बीच में बनने वाले कोण थीटा को बाइसेक्ट करता है, आधे आधे करके ये बांट देता है। सो दिस इज लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, और एपिसोड नंबर 8 में हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से जुड़े हुए सवाल करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, मैं PS कुशवाहा एक बार फिर से आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स, पॉलिटेक्निक में सिविल मैकेनिकल दोनों के बच्चों को पढ़ना है। चैप्टर नंबर 2 लॉज ऑफ फोर्सेस अब पढ़ने जा रहे हैं, उसका एपिसोड नंबर 8। आज के इस एपिसोड में हम लोगों ने ये पढ़ने का तय किया है कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। तो एपिसोड नंबर 7 में हम लोगों ने, जो बच्चे इस एपिसोड नंबर 8 को देख रहे हैं उन सबको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एपिसोड नंबर 7 जरूर देखिएगा, और उसमें आप पाएंगे कि आपको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एक्सप्लेन किया गया है। अब हम उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल लगाने जा रहे हैं। तो पहला सवाल हम लोग देखते हैं। यहां पर एक फोर्स P है 20 न्यूटन, एक फोर्स Q है 10 न्यूटन, दोनों फोर्स के बीच में एंगल 60 डिग्री का है और हमसे रिजल्टेंट पूछा गया है। लेकिन यहां पर दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है कि P और Q दोनों फोर्सेस टेंसाइल हैं यहां पर, और तब हमसे कहा गया है कि इसका रिजल्टेंट निकालो। फिर उसने दूसरे सवाल में, इसी सवाल का पार्ट A है, पार्ट 1 और इसका पार्ट 2। पार्ट 2 में कहता है कि P को तो हमने टेंसाइल नेचर का रखा है, लेकिन Q को अब हमने कंप्रेसिव कर दिया है, तो अब इसका रिजल्टेंट निकालो। तो ये सवाल इसलिए मैंने उठाया है कि आपको दो फोर्सेस के नेचर अगर टेंसाइल हैं या उनके कंप्रेसिव नेचर हैं, सेम हैं, तब तो समस्या नहीं है। लेकिन अगर एक टेंसाइल और एक कंप्रेसिव होगा तो थीटा के मान में परिवर्तन आ जाएगा। कह रहा है टेंसाइल है, इसका मतलब कि इस P पॉइंट पर जो फोर्स P काम करेगा यहां से दूर की ओर जाएगा। इस P पॉइंट पर, इस पॉइंट O पर जो Q फोर्स काम करेगा इस ओर जाएगा। ये दोनों टेंसाइल फोर्सेस इस तरीके से दिखाए जाएंगे। एंगल 60 डिग्री है, सिंपल फॉर्मूले रखना, √P² + Q² + 2PQ cos थीटा, और ये करके 26.4 न्यूटन आपका ये आंसर आ जाएगा इफ बोथ आर टेंसाइल फोर्सेस। अब उसने कहा है कि साहब हमने P का नेचर तो टेंसाइल रखा है, Q फोर्स का जो नेचर है वो कंप्रेसिव कर दिया है। कंप्रेसिव करने का मतलब अब जो Q वाला फोर्स है वो इस O पॉइंट से दूर नहीं जा रहा है, बल्कि ये फोर्स O पॉइंट को ही दबा रहा है। आप पहले देखेंगे ये वाला फोर्स Q जो है O पॉइंट को खींच रहा था, अब की ये फोर्स O पॉइंट को दबा रहा है, एंड दिस टाइम इसका नेचर हो चुका है संपीड़न का। कंप्रेसिव फोर्स हो गया। अब कंप्रेसिव फोर्स हो गया तो हम अब पैरेललोग्राम कैसे बनाएंगे? हमारे सामने समस्या तो ये थी। आप कहेंगे सर पैरेललोग्राम में तो आपने बताया था कि एक पॉइंट से दोनों फोर्स शुरू होते हैं, तो मैं यहां पर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, बल की क्रिया रेखा का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग। इस लाइन ऑफ एक्शन को हमने आगे बढ़ाया, तो ये लाइन ऑफ एक्शन यहां पे आगे बढ़ती गई। जितना मैग्नीट्यूड 10 था उतना ही हमने यहां बढ़ा दिया। दिस विल रिप्रेजेंट द फोर्स Q, और अब यहां से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, यहां से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, एंड दिस इज योर न्यू पैरेललोग्राम।
under the condition when P is tensile and Q becomes compressive। तो अब आप देखें पैरेललोग्राम इस तरफ बन गया, लेकिन ये क्या, ये एंगल तो 60 था, अब पैरेललोग्राम तो ये बन गया, तो P और Q के बीच का एंगल आपको ये चाहिए, ये 60 था, पूरा 180 होता है, ये एंगल कितना बचा 120। सो इन दिस केस द थीटा शैल बी 120, बाकी सब वैल्यू वही रहेंगी, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ एंड कॉस ऑफ 120 डिग्री, और कॉस 120 कर देंगे तो आंसर इसका 17.3 न्यूटन आ जाएगा। ये बात आप हमेशा समझ लीजिए, अगर टेंसाइल है तो दोनों फोर्सेस पॉइंट O से दूर जाएंगे, कंप्रेसिव है दोनों फोर्सेस पॉइंट O पर लगेंगे। एक टेंसाइल है तो ये दूर जाएगा और एक कंप्रेसिव है तो पॉइंट O पर काम करेगा। उसकी वजह से ये जो थीटा यहां पर दोनों के टेंसाइल होने पर 60 था, एक के कंप्रेसिव होने पर 120 हो गया। अगर यहां पे दोनों कह देता कंप्रेसिव है तब भी वो 60 रहता, क्यों? अगर वो कंप्रेसिव है तो ये इधर तब भी ये 60 हो जाता, लेकिन एक टेंसाइल और एक कंप्रेसिव होने पर थीटा की वैल्यू 180 से माइनस होकर तब यहां पर इस्तेमाल होगी। और ये पेपर में अगर सवाल आया तो बहुत सारे बच्चे ये तो सही कर लेंगे, लेकिन जो ये वीडियो देख रहे हैं वो ये वाला भी सवाल सही कर लेंगे, आपके बोर्ड का सवाल है। अगला सवाल देखते हैं, कह रहे हैं एक ऐसी परिस्थिति है कि P का मान Q के बराबर है, Q का मान R के बराबर है, अर्थात P का मान Q का मान और उनका परिणामी जो R है तीनों के मान समान है। तो P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू R। तो कह रहा है थीटा का मान बताओ, रख दिया मेन फार्मूले में, रिजल्टेंट के फार्मूले में, पहले तो फार्मूला लिखा, फिर हमने R को भी P कर दिया, Q को भी P कर दिया, तो ये अंडर रूट हटा दिया स्क्वायर करके, तो P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर कॉस थीटा। ये P कट जाएगा, 0 आ जाएगा, ये P इधर आ जाएगा माइनस P स्क्वायर, तो कॉस थीटा हो जाएगा माइनस P स्क्वायर अपॉन 2P स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। और आप पाएंगे कि कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है, 120 डिग्री की वैल्यू होती है माइनस 1 अपॉन 2। सो कॉस 120 डिग्री माइनस 1 2, इसका मतलब ये परिस्थिति जिसमें P का मान Q के बराबर हो, ये याद रखिएगा, और परिणामी भी उन्हीं के बराबर आ जाए, तो ऐसा तभी होता है जब थीटा की वैल्यू 120 डिग्री हो। ये एक सवाल यही बोर्ड में आ चुका है, और ये सवाल देखिए, ये भी बोर्ड का सवाल है। कह रहा है कि एक फोर्स P एक फोर्स Q आपस में एक दूसरे पर कुछ कोण बनाते हुए लग रहे हैं, और ये उनका परिणामी है जो P के साथ अल्फा कोण पर झुका हुआ है। ठीक, बहुत अच्छी बात है। फिर अब उसने कहा कि यदि इस फोर्स का मान 2 गुना कर दिया गया, Q की वैल्यू बढ़ाकर 2 गुनी कर दी गई, तब यह परिणामी छोटे वाले फोर्स के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। दैट मीन्स दिस रिजल्टेंट जो P के साथ अभी अल्फा बना रहा था, यह रिजल्टेंट अब P के साथ 90 डिग्री कोण बना रहा है। तो कह रहा प्रूफ करिए कि Q इज इक्वल टू R। सवाल एक बार फिर से, पहले सामान्य परिस्थिति है, P है, Q है, थीटा है, R है, अल्फा है। ठीक, ये अल्फा जो है अभी रिजल्टेंट जो P के साथ एंगल है, ये इसका 90 से कम है। फिर कह रहे हैं हमने Q का मान साहब 2 गुना कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि परिणामी इधर आएगा, थोड़ा सा इधर झुकेगा, और परिणामी इतना झुका कि अल्फा का मान बढ़ के 90 डिग्री हो गया है। तो प्रूफ करो Q इज इक्वल टू R। लेट अस सी। तो पहले इस वाली परिस्थिति का हमने परिणामी का फॉर्मूला लिखा, R इज इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा डेट से। अब नई परिस्थिति में आइए। नई परिस्थिति में अल्फा 90 हो चुका है, तो हमने tan अल्फा का पहले फॉर्मूला क्या होता है याद कर लीजिए एक बार। tan अल्फा इज इक्वल टू Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। तो ये फार्मूला हमारे पास है ही है, तो हमने रखा अल्फा की वैल्यू tan 90, Q का मान आपने 2 गुना किया है 2Q साइन थीटा, क्योंकि Q का मान आपने 2 गुना किया है, परंतु ये एंगल ये तो अभी वही थीटा है जो पहले था, थीटा में कोई फर्क नहीं है। 2Q साइन थीटा P प्लस 2Q कॉस थीटा, क्योंकि Q का मान 2 गुना किया है तो 2Q हो गया।
यहां पर हमने रखा, इसको इधर ले आए, p प्लस 2q cos थीटा साइन 1090 इसमें आ जाएगा, 1/1090 जीरो होता है क्योंकि 1090 अनडिफाइंड होता है, इट विल बिकम जीरो। सो p प्लस 2q cos थीटा इज इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन को हमने p से मल्टीप्लाई किया, p स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा इज इक्वल टू जीरो। यहां से हमने इसकी वैल्यू निकाली विच बिकम्स माइनस पी स्क्वायर। 2pq cos थीटा की वैल्यू माइनस पी स्क्वायर हमने इस समीकरण नंबर 1 में इसके स्थान पर रख दी है, देख लीजिए। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और इसकी जगह पर आ गया माइनस पी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। r इज इक्वल टू रूट ऑफ क्यू स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा, r की वैल्यू की q के बराबर आ गया, हैंड इट इज प्रूव्ड। राइट। सो ये कुछ सवाल, बल्कि इसको मिला के 4 सवाल हो गए, ये सवाल हो गए हैं, और इस पर बेस्ड अब जितने भी आपको अप्लाइड मैकेनिक्स मेरी किताब है उसमें आप ये सवाल देखेंगे, जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल हैं सारे सॉल्व एग्जाम्पल कर लीजिए, आपको बोर्ड में इससे अलग कोई प्रश्न आपको मिलेगा नहीं। टिल देन थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लामीज थ्योरम स्टार्ट करेंगे इन एपिसोड नंबर 9। थैंक यू।